एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमारा आज का टॉपिक। कार्बन हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2s2 2p2। ठीक है। अब कार्बन के अगर हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले तो उनको हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। लिखो क्या होते हैं एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स आर different forms of the same element having different physical properties but similar chemical properties having different physical properties but same chemical properties। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड, सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट एंड द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन्स। ठीक है। ये वाला जो थर्ड वाला एलोट्रोप है ये काफी बाद में डिस्कवर हुआ है, समटाइम्स अराउंड आई थिंक 1996 के अराउंड, जब इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर केमिस्ट्री। Okay, so let's go on to the first one, diamond. Diamond में carbon has sp3 hybridization. In this, each carbon is attached to 4 other carbon atoms. Each carbon is attached to 4 other carbon atoms in such a manner कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता। So जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं डायमंड का, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हर एक कार्बन 4 और कार्बन्स के साथ अटैच्ड होता है, राइट। सो अगर हम ये एक सेंटर कार्बन ले रहे हैं तो उसके साथ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। इन अ सिमिलर मैनर इफ वी आर टेकिंग अनदर रिंग, सो हमें स्ट्रक्चर देख के ये पता चलता है कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इट हैज अ कॉम्पैक्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जब हम ग्रेफाइट देखते हैं तो ग्रेफाइट में द कार्बन हैज sp2 hybridization instead of sp3, right? Each carbon is covalently attached to 3 other carbons. When we are looking at the structure, तो हम देखते हैं कि इसका एक शीट या लेयर स्ट्रक्चर है। अगर ये एक लेयर है तो दूसरी लेयर अटैच्ड होती है टू द फर्स्ट लेयर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो अगर ये यहाँ पे है तो हम बोल रहे हैं कि ये वाली लेयर इसके साथ अटैच्ड है, राइट। और ये वाला एक कार्बन एटम आ गया, ये एक कार्बन एटम आ गया, ये इसके साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से अटैचमेंट ऑफ कार्बन्स कैन बी शोन। जो ये डॉटेड लाइंस हम डाल रहे हैं, डॉटेड लाइंस क्या एक्सप्रेस कर रही है? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है डिफरेंट है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी बहुत डिफरेंस रहता है। सो लेट्स गो ऑन टू डिफरेंस इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। वी हैव ऑलरेडी डन अ फ्यू। फर्स्ट क्या आएगा डिफरेंस जो हमने यहाँ पे डाला है कि यहाँ पे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पे कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, यहाँ पे 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है। थर्ड डिफरेंस, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, whereas ग्रेफाइट का शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट हैज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी काफी फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जिसकी वजह से इट इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल। ग्लास वगैरह काटने के काम आता है डायमंड। ठीक है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हैज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर
due to the weak van der Waals forces of attraction between the two layers. So graphite is generally soft and it is used as a lubricant. आपने देखा होगा कि जब मशीन्स वगैरह खोलते हैं तो उसके अंदर एक ब्लैक सा सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस होता है. इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट. दैट इज ग्रेफाइट. ठीक है. सिमिलरली ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड टू यू कैन से मेक लेड पेंसिल्स. लेड पेंसिल्स बनाने के काम ये क्यों आता है? बिकॉज इट मार्क्स द पेपर ब्लैक. राइट. होता क्या है कि ये वाली जो एक लेयर है ये दूसरे लेयर के ऊपर इजीली स्लिप कर जाती है. तो जब ये स्लिप करती है तो ये पेपर को पीछे से ब्लैक कर देगी. तो इसलिए जो लेड पेंसिल्स का लेड आपने देखा है वो लेड नहीं होता, दैट इज ग्रेफाइट. ठीक है. देन नेक्स्ट जो डायमंड है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है बैड कंडक्टर? ये क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है क्योंकि एक कार्बन 4 और कार्बन्स के साथ अटैच्ड है. ठीक है. सो उसकी वजह से इट बिकम्स अ बैड कंडक्टर. वेयरएज जब हम ग्रेफाइट में जाते हैं तो जैसे ये ग्रेफाइट है, ये वाला ग्रेफाइट आप देखो 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है. राइट. सो फोर्थ वाला इसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इनफैक्ट जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं जिसमें हमको नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं तो उसमें हम इधर ग्रेफाइट और प्लैटिनम दो यूज करते हैं. ठीक है. ग्रेफाइट जो है इट्स अ गुड कंडक्टर बट नॉन रिएक्टिव. वो रिएक्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन के साथ, इसलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वेरी इजीली एज एन इलेक्ट्रोड. ठीक है. ये इसके दो मेजर डिफरेंसेस है. यूजेस लिखो डायमंड के. वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल. इट इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल. नंबर 2 किसके काम आता है? टू मेक एक्सपेंसिव ज्वेलरी ड्यू टू इट्स हाईली पॉलिश्ड surface. Due to its highly polished surface. Number 3, it is used in the manufacture of tungsten filaments for electric light bulbs. Then uses of graphite, it is used in making electrodes. It is used in making electrodes. Number 2, it is used as a lubricant in machinery. Mixed with clay. Number 3, mixed with clay or wax. It is used to make lead pencils. And last, it is also used to make moderators for fast moving neutrons in atomic reactors. ठीक है. फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक रिएक्टर्स. अब ये जो हमने दो फॉर्म्स इसके करे दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, दे आर सेड टू बी द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जिसमें डेफिनेट पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री होती है. ठीक है. जैसे हम डायमंड में कर रहे हैं तो हमने हेक्सागोनल रिंग्स ड्रॉ करी है. सो दे हैव अ डेफिनेट पैटर्न जहां पे कार्बन जहां उसको पोजीशन दी गई है वहीं बैठेगा डिसिप्लिन मैनर. ठीक है. जो सेकेंड इसका होता है फॉर्म दैट इज नोन एज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. एमॉर्फस में द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, हैपहैजर्डली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है. एमॉर्फस
सॉलिड्स की बेसिकली आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके दो फॉर्म्स होते हैं, दो यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक अरेंजमेंट जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस दे आर प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंड दे हैव अ डेफिनेट पैटर्न, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्रिस्टल। ठीक है। और सेकेंड जो सॉलिड्स का फॉर्म होता है उसमें दे हैव अ हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज एमॉर्फस फॉर्म्स। तो एमॉर्फस फॉर्म्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन दैट इज कोक। ठीक है। अब क्या है ये कोक? कोयला, ग्रेइश ब्लैक कलर के पत्थर which are generally used for fuels। ठीक है। उसको बर्न करने के काम आता है टू गिव एनर्जी एंड लाइट, हीट एंड लाइट। सेकेंड जो इसका फॉर्म है दैट इज चारकोल। चारकोल भी आपको पता है क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू कोक। कोक एक हार्ड सब्सटेंस है, whereas जो चारकोल होता है वो थोड़ा सा पोरस होता है। देखा हुआ है ना चारकोल कैसा होता है? चारकोल कितने टाइप का होता है? वी हैव फर्स्ट वुड चारकोल। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जो उसके पीछे से सॉफ्ट सा वो बच जाता है दैट इज नोन एज वुड चारकोल। सो वुड चारकोल दैट इज जनरली obtained फ्रॉम वुड। ठीक है। सेकेंड जो होता है दैट इज एनिमल चारकोल। राइट। एनिमल चारकोल कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, उससे हम लोग एनिमल चारकोल बनाते हैं। चारकोल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी है या यूज है कि ये एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको कलर्ड वाटर के अंदर डालेंगे तो ये उसके कलर को एड्सॉर्ब कर लेगा और जो सोल्यूशन हमारे पास बचेगा दैट विल बी अ कलरलेस सोल्यूशन। तो जनरली जो चारकोल होता है दैट इज यूज्ड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। जब शुगर बनाई जाती है फैक्ट्रीज में शुगर केन से, तो शुगर केन का आपने जूस देखा ना कैसे होता है, ग्रीनिश येलो से कलर का होता है, राइट। अब उससे जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं दे विल आल्सो बी येलो इन कलर। हैव यू एवर सीन येलो क्रिस्टल्स? जो रॉ शुगर होती है जिसको आप बुलाते हो, क्या बुलाते हो, ब्राउन शुगर, जो रिफाइंड शुगर नहीं होती, वो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका कलर जो है वो हम लोग निकालते नहीं, पर जनरली जो टेबल शुगर हम खाते हैं उसमें से उसका कलर रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज व्हाई पुटिंग चारकोल इनटू द जूस। और जब ये जूस में चारकोल डालते हैं तो ये उसके सारे के सारे डाइज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वी गेट अ what we are going to get a colorless substance। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ चारकोल इज नोन एज शुगर चारकोल। शुगर को जब हम बर्न करेंगे, हीट करते हैं शुगर को, तो क्या होगा? शुगर इज C12H22O11। हम इसको शुगर को बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12C प्लस 11H2O, राइट। पीछे एक ब्लैक सा मास रह जाता है, इसको आप जला के भी देख सकते हो एक करछी में। तो पीछे जो एक ब्लैक सा मास रह जाता है दैट इज दिस ओनली कार्बन। इसको हम चार्ड शुगर भी बुलाते हैं, इसे हम शुगर चारकोल भी बुलाते हैं और इसको हम पुडिंग्स वगैरह में यूज भी करते हैं। कैरेमल पुडिंग्स बनती है ना, इससे हम कैरेमल बनाते हैं। थोड़ा सा हीट करोगे तो वो लाइट ब्राउन हो जाएगा और हीट करोगे तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा। तो जब वो ब्लैक हो जाता है देन दैट इज नोन एज शुगर चारकोल। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड देन नेक्स्ट चारकोल के बाद जो नेक्स्ट है द थर्ड वन दैट इज नोन एज लैम्प ब्लैक। जो दिए जलते हैं दिवाली पे तो उसके बाद आप क्या देखते हो नेक्स्ट डे कि दिए के अंदर की तरफ को काला हो जाता है सारा, उसे हम लैम्प ब्लैक बुलाते हैं। पिछले जमाने में लेडीज उससे क्या बनाती थी? काजल, सुरमा बुलाते थे पहले हम उसको। तो वो इसी से बनता है। वो भी क्यों बनेगा? क्योंकि हम ऑयल में जब विक को बर्न कर रहे हैं
तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट गिवन। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ऑयल सारा बर्न हुआ उसकी वजह से कार्बन जितना रिलीज हुआ है वो डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज नोन एज लैम्प ब्लैक। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्म्स। देन वी वर टॉकिंग ऑफ अनदर एलोट्रोप, फ्यूलरीन्स। फ्यूलरीन्स जो है दे आर allotropes of carbon having a lot many number of carbons, something between 32 to 84. ठीक है, इसकी जो स्टडी शुरू हुई थी that was in 1985, राइट? और 10 साल के बाद एग्जैक्ट फ्यूलरीन जो थे उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू हुई। तो फर्स्ट इसकी 1985 में डिस्कवरी शुरू हुई थी। इट कंटेन्स मेनी कार्बन एटम्स और ये जो कार्बन एटम्स अरेंज्ड है दे आर इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, राइट? सो फुटबॉल की तरह ये हमें नजर आता है जिसमें एक स्फेयर है और उस स्फेयर के अंदर इस तरह के हेक्सागोनल, एग्जैक्टली लाइक द शेप ऑफ अ फुटबॉल। जो ये फुटबॉल शेप थी इसको हम लोग बकमिंस्टर फ्यूलरीन बुलाते हैं और इसके पास 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज C60 एंड दिस इज नोन एज Buckminster फ्यूलरीन या बकमिंस्टर कार्बन। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कार्बन। लेट्स राइट डाउन द यूजेस ऑफ कार्बन वन बाय वन। हमने ऑल्दो काफी सारे लिख लिए हैं बट लेट्स सी और क्या इसके यूजेस हो सकते हैं। यूजेस ऑफ कार्बन, नंबर 1, इट इज यूज्ड in the form of fuels, used in the form of fuels. Number 2, it is used to manufacture coal gas, water gas and producer gas. It is also used as a good reducing agent, in metallurgy. Activated charcoal is used as a catalyst in many reactions. ग्रेफाइट के यूजेस हमने ऑलरेडी कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डायमंड्स किस लिए यूज होते हैं, दिस ऑल्सो वी हैव डन, राइट? सो वी हैव ऑलमोस्ट डन ऑल द यूजेस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज सिलिकॉन। सो राइट डाउन द यूजेस ऑफ silicon, the second member of the family. Number 1, it is used to form, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, N-type और P-type semiconductors। बताया था ना मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कि जिनको हम इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, सो सिलिकॉन का सबसे बड़ा यूज यही है, दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका लिखो सेकेंड, it is an important component of silicon is an important component of glass and cement. Very pure silicon is used to make computer chips,
तभी हम बुलाते हैं ना, जैसे जहाँ पे आईटी बहुत ज्यादा है तो उसको हम सिलिकॉन वैली बुलाते हैं। इंडिया में सिलिकॉन वैली कौन सी है? बैंगलोर, ठीक है। सो वहां पे क्योंकि कंप्यूटर्स का जहां पे आईटी का काम बहुत ज्यादा होगा, दैट इज नोन एज अ सिलिकॉन वैली, राइट। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जर्मेनियम। Uses of germanium. Number 1, it is used in the transistors. Number 2, it is used for making lenses and prisms. Number 3, it is used for making scientific apparatus. Scientific apparatus. ठीक है? Then the next element is lead. Uses of lead. Lead is, it's used for making lead sheets and lead pipes. Number 2, it is used in making telephone wires, telephone wires. Number 3, it is used in making storage batteries and bullets. Number 4, it is an important constituent of many alloys like type metal. Many alloys like type metal. ठीक है, लेड से पहले हमने एक छोड़ दिया है टिन। Uses of tin. Number 1, it is used to, it is used to की जगह लिखो for electroplating. It is used for electroplating and in the preparation of many alloys like solder. मैंने आपको पहले भी बताया कि solder क्या होता है। Solder is an alloy of tin and lead. ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर कहीं की वायर्स वगैरह टूट जाती है तो सोल्डरिंग आयरन हम यूज करते हैं उनको जोड़ने के लिए, राइट। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज, लेड, कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ लेड, कॉपर एंड टिन, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइप मेटल. टाइप मेटल इज एन अलॉय ऑफ lead, tin and antimony. Lead, tin and antimony, right? So ये alloys बनाने के काम आता है. Then let's go on to the compounds of carbon. The first compound which we are going to do, that is carbon monoxide. Carbon monoxide, CO. Carbon monoxide, it is prepared by incomplete combustion of carbon to give carbon monoxide. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अंगीठी जला रहे हो बंद कमरे में, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग और डिहाइड्रेटिंग फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन. It is going to give us CO plus H2O. So कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसे हम प्रिपेयर करते हैं, जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर, ठीक है। टेम्परेचर जो आपकी रेंज है वो 373 से 473 तक ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? अब कमर्शियल स्केल में हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय रिएक्टिंग इट विद स्टीम. When it will give us
प्रोड्यूसर गैस, सॉरी वाटर गैस, CO और H2 जो है इन कॉम्बिनेशन इसे हम वाटर गैस बुलाते हैं। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 473 to 1273 केल्विन, राइट। अगर हम इसको वाटर गैस के अलावा एक और भी चीज बुलाते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सिन गैस, सिंथेसिस गैस, सिन गैस। ठीक है, अगर हम कार्बन को एयर में मिक्स करें, मतलब कि हम एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये हमें प्रोड्यूसर गैस देती है, which is a combination of carbon monoxide and nitrogen. This is known as producer gas. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, प्रॉपर्टीज लिखो इसकी। इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक इन नेचर। हाई टॉक्सिक नेचर इसकी क्यों होती है? बिकॉज ये हमारी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को हमारी बॉडी के अंदर कट कर देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कॉजेज नॉजिया एंड अल्टीमेटली डेथ। जैसे विंटर्स में हम लोग अंगीठियां जला लेते हैं बंद कमरों में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग जाती है। आप थोड़ी देर के बाद खुद से देखोगे कि वो आपके सिर को चढ़ने लग जाती है ना, यू स्टार्ट फीलिंग गिटी, चक्कर आने लग जाएंगे। सो दैट इज बिकॉज कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इनहेल कर ली है और वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो गई है। जब वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है दैट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्ट फीलिंग गिटी एंड देन अल्टीमेटली डेथ कैन टेक प्लेस। This is one very important property. Then carbon monoxide, second property, it burns in air. Carbon monoxide burns in air to produce carbon dioxide. Burns in air to produce carbon dioxide. Uses लिखो इसकी। Uses number 1, a mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas. Carbon monoxide and hydrogen is known as water gas, and its mixture with nitrogen is known as producer gas. Both are used as good industrial fuels. Number 2, it is used as a good reducing agent in many metallurgical processes. For purification of metals like purification of nickel, in Mond's process, MONDS, purification of nickel in Mond's process. ठीक है, then we go on to the second compound, that is carbon dioxide. Carbon dioxide किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम? By heating carbon in excess supply of oxygen, ठीक है, to give us CO2. Industrially it is prepared by heating marble to release carbon dioxide. लाइमस्टोन को हम लोग हीट करते हैं टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो शुगर मेटाबोलाइज होता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड
कितने ऑक्सीजन? 6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉपर्टीज लिखो। इट इज अ नंबर 1, इट इज अ कलरलेस odorless gas. Number 2, it is not poisonous like carbon monoxide. Number 3, it is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water. Number 4, it can be easily liquefied. ठीक है, यूजेस लिखो कार्बन डाइऑक्साइड के। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, सारे यूजेस पता है आपको। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ कोलास या एरेटेड वाटर, ये भी हमने ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है। नंबर 2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बुलाते हैं हम? ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड is used as dry ice. Solid carbon dioxide. Yeah, it's known as dry ice. Used for storage of many perishable fruits and vegetables. Perishable fruits and vegetables. एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यूज है नंबर 3, फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, फॉर विक्टिम्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग in the shape of carbogen can be used. CARBOGEN, carbogen can be used. अब carbogen है क्या? Carbogen is 85% oxygen plus 5% carbon dioxide. ठीक है। सो जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जिनकी बॉडी के अंदर चला जाता है या बन गया है या उन्होंने कार्बन मोनोक्साइड इनहेल कर ली है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए हम कार्बोजन को यूज करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज यूज्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे।